Okay, students, we will begin now. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो ये आपका जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है वही मैंने यहाँ पर उठा के रख दिया है। इसके अंदर एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी है, उसको भी हम देख लेंगे, है ना? तो इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओनली ग्रामर पार्ट, वी विल सी कि आपको अपने पूरे जो जो क्वेश्चन पेपर है उसके लिए तैयारी किस तरह से करनी है, किस तरह से चीज़ों को आपको समझना है। पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये पता रहना चाहिए कि आपको सिर्फ मतलब टेक्स्ट बुक से चीज़ें नहीं पूछी जाएँगी। अ, और ये जो फॉर्मेट है ये मतलब एग्ज़ैक्टली एज़ इट इज़ फॉलो नहीं किया जाएगा। ये ध्यान में रखने की चीज़ है आपको, है ना? इसमें बहुत सारी जगहों पर ऐसी भी चीज़ें आएँगी जहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा कि इसमें आपको थोड़ा होशियार रहने की ज़रूरत है। बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट सोचते हैं कि ऑप्शन है तो ऑप्शन के हिसाब से तैयारी करें, उसमें कभी-कभी वो फँस जाते हैं कि ऑप्शन उनके अकॉर्डिंग आते ही नहीं है, कोई भी ऑप्शन उनके अकॉर्डिंग नहीं होता है। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर आपने टेक्स्ट को पढ़कर उसको आंसर देने की खुद से कोशिश की है, तो फिर आपको रीडिंग स्किल्स में अच्छे मार्क्स मिल पाएँगे। इसके अंदर 12 मार्क्स हैं, फिर राइटिंग स्किल्स में आपको जो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। फिर ग्रामर का पोर्शन होगा, ये पूरी तरह आपकी बुक से रिलेटेड होगा और मतलब चीज़ें तो ग्रामर की पूछी जाएँगी, लेकिन एग्ज़ाम्पल आपकी बुक के ही होंगे। लिटरेचर कॉम्प्रिहेंशन जो है, ये वो चीज़ है जो आपको मतलब बाहर से मिलेगी, है ना? अभी तक जो पेपर फॉर्मेट हम जो पिछले साल हमने देखा था और उससे पिछले साल हमने जो पेपर फॉर्मेट देखा था, ये तीनों अलग-अलग। इस साल हमने कोविड-19 की वजह से देखा कि गवर्नमेंट ने थोड़ा-सा पेपर फॉर्मेट को आसान बनाया है। पिछले साल के पेपर फॉर्मेट से इस साल का पेपर फॉर्मेट अलग है। अगर आप सेम पेपर फॉर्मेट की तरफ जाएँगे तो ये डिफरेंट मिलेगा आपको। मैं इसकी गारंटी नहीं दे रहा हूँ आपको कि ये फाइनल फॉर्मेट है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट का है, ये हो सकता है कि एग्ज़ैक्टली यही फॉलो हो। इसका कन्फर्मेशन मैं आपको बाद में दूँगा कि एग्ज़ैक्टली यही फॉलो होने वाला है कि नहीं। पर इसमें जो चीज़ें हैं उनको मैं अप्रूव करता हूँ कि हाँ, वो इसी तरह से आएँगी। जो नंबर्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर्स या मार्क्स जो दिए हुए हैं क्वेश्चन वाइज़, इसको हम बाद में देख सकते हैं कि ये फाइनल है कि नहीं, है ना? पर आज से 2 साल पहले मतलब 2018 19 में पेपर फॉर्मेट चेंज किया था गवर्नमेंट ने। उस वक़्त 50-50 होता था। 50% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन्स होते थे और 50% सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन्स होते थे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का मेन डिफरेंस ये है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें एक पर्सन की अपना मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है चेक करते हुए मैं किसी को ये समझो कि ये स्टूडेंट तो वीक है, तो इसको चलो इसने कम लिखा है तो भी थोड़ा-सा मार्क्स दे देते हैं। और एक स्टूडेंट जो कि थोड़ा अच्छा है, उसको मैं सोचूँ कि ये तो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, इसने इतना बेकार आंसर लिखा है, इसको अच्छे मार्क्स नहीं देंगे। ये टीचर की अपनी ऑब्जेक्टिव थिंकिंग है ना? अपनी सब्जेक्टिव थिंकिंग है। तो टीचर है वो खुद सोच के आंसर कर रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये सब चीज़ें ख़्याल में नहीं आ सकती हैं। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ़ एक ही आंसर होता है। इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे ट्रू, फॉल्स, नहीं फिल इन द ब्लैंक्स या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, है ना? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज़, इसमें एक ही सही आंसर होता है। फिल इन द ब्लैंक्स में आप कोई एक ही आंसर भरेंगे वो चलेगा, दूसरा कोई आएगा तो नहीं चलेगा। तो इसमें टीचर का अपना पर्सपेक्टिव, उसका अपना जो चेक करने वाला है उसकी अपनी थिंकिंग जो है वो नहीं आती है। दैट इज़ व्हाई दीज़ क्वेश्चन्स आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसके अंदर किसी भी तरह की जो चेक करने वाला है, ऑब्जर्वर है, उसकी थिंकिंग इसके अंदर शामिल नहीं होती है। क्वेश्चन का ये आंसर है, ये स्टूडेंट ने लिखा है, इसको पूरा मार्क्स मिलेगा, नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरे होते हैं जैसे वेरी शॉर्ट या लॉन्ग या ऐसे टाइप, दीज़ आर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, है ना? इसके अंदर स्टूडेंट का स्कोर कर पाना थोड़ा मुश्किल माना जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में स्कोर करना थोड़ा आसान माना जाता है। तो 2018-19 में ये कहा गया था कि हमारा पेपर फॉर्मेट कुछ ज़्यादा ही आसान हो गया है। 50-50% हम रखते हैं अभी तक, 50% ऑब्जेक्टिव टाइप, 50% सब्जेक्टिव टाइप। तो उसको कम करके इन्होंने
50% की जगह और नीचे ले आए थे। उस वक्त क्वेश्चन पेपर हमारा 100 मार्क्स का होता था, और फिर लास्ट ईयर से वो 80 मार्क्स का हो गया। तो ये चेंजेस आए थे उसके अंदर। फिर जब कोविड-19 की सिचुएशन आई, तो उस वक्त गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब हमको पिछले साल का एग्जैक्ट फॉर्मेट फॉलो नहीं करना है, उसमें भी थोड़ा सा चेंज कर दिया है उन्होंने, है ना? तो पहले जितने कम रखे थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, अब उससे थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं उन्होंने, है ना? पहले शायद ये 16 मार्क्स थे यहाँ पर, जो मुझे याद पड़ता है। अभी इसको 24 कर दिया है इन्होंने, है ना? तो इसका मतलब ये है कि आपका पेपर थोड़ा आसान होगा, थोड़ा सा, है ना? अब ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कौन बना रहा है। अगर मैं ये क्वेश्चंस बनाऊंगा ऑब्जेक्टिव टाइप, तो आपके लिए सबसे मुश्किल पार्ट यही होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात बना रही है, और वो पूरे गुजरात के लिए, सिर्फ रेडियंस के स्टूडेंट के लिए नहीं है। तो ये क्वेश्चन आसान लगेंगे आपको, पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आसान नहीं होते हैं। हिंदुस्तान का जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर है, उसका सिलेक्शन भी जो होता है, उसमें जो क्वेश्चनायर आता है, वो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, है ना? बड़े-बड़े जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप ये कभी मत सोचिएगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आसान होते हैं। ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं, और उनको सॉल्व करने में अगर इंसान लक का सहारा लेगा, तो आमतौर से गलत हो जाएगा। तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए। वेरी शॉर्ट आंसर जो हैं, ये वन लाइनर होते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं ये 2 या 3 लाइन के, या फिर आप कह सकते हैं कि 5 टू 6 सेंटेंसेस के होते हैं, है ना? लॉन्ग ये ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं, है ना? अब ऊपर देख लीजिए थोड़ा-सा कि अच्छा, आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस और इवैल्यूएशन पर बेस करता है। आपसे जो नॉलेज पूछी जाएगी, वो मतलब कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है ना? आपकी नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा, सिर्फ़ 7 मार्क्स होंगे उसके। आपने समझा है चीज़ों को, ये समझने के लिए जो क्वेश्चंस किए जाएँगे, वो 10 मार्क्स के होंगे। आप अप्लाई कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन मोस्टली जाती है जो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग है, उसकी तरफ जाती है। एनालिसिस ये पोएम में भी आ जाएगा थोड़ा-सा पार्ट इसका, तो टेक्स्ट में भी आ जाएगा, ग्रामर में भी आ जाएगा, इवैल्यूएशन वगैरह ये सब। ऐसा नहीं है कि ये मार्क किसी एक जगह पर कंसंट्रेटेड हैं, ये बिखरे हुए हैं हर जगह पे। तो टोटल जो आपके मार्क्स हैं, वो हैं 80 मार्क्स, ओके? तो अभी ये आपका पेपर फॉर्मेट है, जो कि वो ऊपर जो था, इसको ब्लूप्रिंट कहते हैं, है ना? दिस इज़ कॉल्ड ब्लूप्रिंट, ओके? और दिस इज़ कॉल्ड फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में क्या है कि आपकी कौन-कौन से क्वेश्चन्स आपसे पूछे जाएँगे, कहाँ से पूछे जाएँगे, ये नहीं बताया गया है। कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आपको एक एक पैराग्राफ मिलेगा। उस पैराग्राफ में से आपको कुछ क्वेश्चंस निकाल के लिखे हुए होंगे नीचे, और उनके ऑप्शंस दिए हुए होंगे। तो आपके लिए ये ज़्यादा आसान होगा। इसके बाद आएगा वेरी शॉर्ट आंसर। आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चंस निकाले गए होंगे, उनके आंसर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखना होंगे। फिर फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपकी बुक का ही एक पैराग्राफ होगा, जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग होंगे पैराग्राफ में से, पर वो वर्ड्स ऊपर दिखे मिल जाएँगे आपको। तो ये भी थोड़ा आसान होता है, लेकिन ये उन लोगों के लिए आसान होगा जिन्होंने टेक्स्ट बुक के साथ थोड़ा वक़्त गुज़ारा है ना? क्योंकि जब आप न टेक्स्ट बुक को पढ़ते रहेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी नज़र में आती रहेंगी, तो आपको अंदाज़ा रहेगा कि हाँ, ये सेंटेंस में ये वाला वर्ड जो है, ये जाएगा। भले ही आपको उस वर्ड की वोकैब्युलरी आपको नहीं मालूम है, आपको नहीं मालूम है कि वो उसका मीनिंग क्या है, पर अगर आपने बुक के साथ वक़्त गुज़ारा होगा, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन-सी चीज़ कहाँ पर आएगी। बहुत बार रीडिंग से हमको अंदाज़ा हो जाता है कि किस वर्ड के साथ कौन-सा प्रीपोज़िशन आएगा। इसके अंदर बहुत बार सिर्फ़ वर्ड से ही आपको ट्रिक नहीं किया जाता है, आपको प्रीपोज़िशन भी दी जाती है कि हाँ, अब यहाँ पर इन आएगा कि टू आएगा कि इनटू आएगा। इस तरह की चीज़ें भी फिल इन द ब्लैंक्स में रखी जाती हैं। फिर टेक्सचुअल क्वेश्चन्स में आपके पास रहेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक है, उसके कुछ क्वेश्चन्स रहेंगे। फिर सेक्शन बी में
आपकी पोएम रहेगी, पोएम के 2-4 लाइनें रहेंगी, है ना? कोई स्टैन्ज़ा रहेगा और उसमें से आपको जैसे ये कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज वाला जो दूसरा क्वेश्चन था सेक्शन ए का, वैसा ही क्वेश्चन होगा, वेरी शॉर्ट आंसर्स होंगे इसके अंदर। आपको पोएम होगी, पोएम से कुछ क्वेश्चंस निकाले होंगे, ऑप्शंस नहीं होंगे उसके अंदर। फिर फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए आपको एमसीक्यू मिलेंगे, आपको 1 लाइन मिलेगी और उस 1 लाइन में से आपको पूछा जाएगा कि इसकी फिगर ऑफ स्पीच क्या है और उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे कि सिमिली है, मेटाफर है ना? कौन-सी इसकी फिगर ऑफ स्पीच इसके अंदर आपको दिखती है। फिर पोएम्स में से ही आपको टेक्सचुअल क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें 6 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से 4 करने होंगे, ऊपर 7 रहेंगे। टेक्स्ट बुक जो प्रोज़ है उसमें से 7 होंगे, आपको 5 करने होंगे और पोएट्री में से 6 होंगे, आपको 4 करने होंगे। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना होगा कि आपको 5 टू 6 सेंटेंसेस में अपने आंसर्स को रखना होगा। तो वो मैंने आपको बताया भी था कि किस तरह से अंदाज़ा लगाना है कि ये क्वेश्चन हमारा कितना कंटेंट है इसके अंदर, ये 5 टू 6 सेंटेंस में हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना? बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें आपकी अपनी थिंकिंग काम करती है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपकी अपनी थिंकिंग काम करती है। मोस्ट ऑफ सच क्वेश्चंस आर नॉट गोइंग टू कम, है ना? वो क्वेश्चंस जिनके आंसर्स स्टूडेंट अपने हिसाब से अलग-अलग लिखेंगे, है ना? जैसे कि बेलिंडा जो थी वो अभी बिहेव कैसे कर रही है, आपको क्या लगता है? अगर ये क्वेश्चन है, तो इसमें कोई कह सकता है कि नहीं वो बहुत इनोसेंट है, नहीं वो बहुत ही चिड़चिड़ी है, नहीं वो ऐसी है, नहीं वो वैसी है। हम सब अपने-अपने अंदाज़ से उसका आंसर कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल नॉट बी आस्क्ड इन द एग्ज़ाम, है ना? जहाँ पर जो पेपर चेक करने वाला है, उसको अपना एक आंसर्स बनाने होते हैं कि मेरा ये क्वेश्चन है और इसमें ये बच्चा आंसर में ये लिखेगा तो मैं इसको इतने मार्क्स दूँगा, नहीं तो नहीं दूँगा, भले ही उसने पूरा पेज भर दिया हो। तो अगर उसके पास ऐसा कोई एग्ज़ैक्ट क्राइटेरिया नहीं है, तो वो क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम के पेपर में नहीं आ सकता। तो ये एक चीज़ है ध्यान में रखने वाली जो आपको ध्यान में रखनी होगी। पर 5 टू 6 सेंटेंसेस की लिमिट होगी, उसका भी ध्यान रखिएगा। फिर ग्रामर का पार्ट आता है जिसके ऊपर हम आज बेसिकली डिस्कशन करने वाले थे, पर पूरा पेपर ही आपके सामने मैंने खोल के रख दिया है। तो आज इसको समझ लेते हैं पूरे को ही। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इसके अंदर आपकी टेक्स्ट बुक में से ही कुछ सेंटेंसेस रहेंगे। उन सेंटेंसेस को आपसे पूछा जाएगा कि इसके अंदर एक मिस्टेक है, तो उसको मिस्टेक को आपको करेक्ट करना होगा। जैसे कि आई एम गोइंग इनटू द मार्केट, तो इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? इफ आई वाज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड हैव डन दिस, इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है ना? तो सेंटेंस देखने में आपको बिल्कुल सही लगेगा, ऐसा लगेगा इसके अंदर कोई गलती नहीं है। अच्छा, उसके अंदर एक पैराग्राफ होता है, ऐसा नहीं होता है कि एक सेंटेंस से पूरा खत्म हो गया, उसके अंदर मिस्टेक है फाइंड आउट कीजिए, नहीं। एक एक पैराग्राफ है, 3 से 4 लाइन है, 5 लाइन है, वो कंटिन्यू होती रहेंगी, फुल स्टॉप नहीं आएगा, कंटिन्यू होती रहेंगी। आपको उस लाइन के अंदर जो मिस्टेक है वो फाइंड आउट करनी होगी और उस लाइन की मिस्टेक के लिए हो सकता है आपको ज़रूरत पड़े कि नीचे की लाइन में भी आपको देखना पड़े। कहीं पे हो सकता है कि बात हो रही है लड़की की, है ना? लड़की का नाम नीचे आया है पर उसके लिए ऊपर जो है वो ही यूज़ कर दिया उन्होंने। तो आपको दूसरी लाइन में देखना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ तो बात तो लड़की की हो रही थी पर ऊपर ही यूज़ हुआ, हाँ, तो ये मिस्टेक है ना? तो सिर्फ़ आप उस लाइन में देखेंगे तो आप एरर फाइंड नहीं कर पाएँगे, आपको उसको एज़ होल देखना पड़ेगा। लेकिन लाइन के हिसाब से मार्किंग की जाती है उसके अंदर। फिर फिल इन द ब्लैंक्स में प्रीपोज़िशन, आर्टिकल्स, कंजंक्शन ये इसकी अलग से हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ना ये सब आपकी बुक से ही रहेगा, है ना? या तो बुक के साइज़ से रहेगा या फिर बुक से रहेगा। किसी को कुछ कहना है? अभी तक की जो बातचीत हुई है उसमें किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है? ओके, आई एम मूविंग फॉरवर्ड, ओके? तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसके बाद फिर फिल इन द ब्लैंक्स। इसके अंदर बहुत ही माइनर सी जो जो चीज़ें उनका ख्याल रखना होता है। आर्टिकल्स के लिए हमने स्टैंडर्ड 9 में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, उतना डीप नहीं रहेगा ये, है ना? कंजंक्शन के लिए हमने इस साल शुरू में जो कुछ एक्सरसाइज़ेस की हैं उसको हम देखेंगे दोबारा से, तो प्रीपोज़िशन का भी उसी तरह से हम देख लेंगे, है ना? ज़्यादातर जो ध्यान रखना होगा हमको आर्टिकल और कंजंक्शन का रखना होगा, प्रीपोज़िशन वैसे 4 मार्क्स का है तो 4 या 5 आपके ऑप्शंस होंगे इसके अंदर, क्वेश्चंस होंगे, तो मार्क्स आपको थोड़ा मुश्किल से मिलेंगे इसके अंदर। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, ये आपकी बुक से ही रहेगा, कोई पैराग्राफ उठा के दे देंगे वो।
तो हमको देखना है कि कहाँ-कहाँ पर कन्वर्सेशन हुई है ना? जहाँ-जहाँ पर भी बातचीत हुई है, वहाँ-वहाँ पर हम देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। डू एज़ डायरेक्टेड में किस तरह के क्वेश्चंस नीचे आए हैं, उनको देखते हैं, उसके बाद इसमें से करेंगे। ये एमसीक्यूज़ बता रहे हैं, तो आसानी होगा ये, फिर इतना मुश्किल नहीं होगा। फिर ये आता है राइटिंग पार्ट, है ना? रीडिंग एंड राइटिंग पार्ट। तो डायरी राइटिंग और डायलॉग राइटिंग, है ना? तो देखने में ऐसा लगता है कि डायरी राइटिंग की प्रैक्टिस कर लो, तो मतलब आसान है, डायलॉग राइटिंग पे कुछ नहीं काम करो। पर ऐसा मतलब अप्रोच जो है सही नहीं रहता है। उसमें क्या होता है कि कोई एक जो हमको आसान लगता है, वो कभी-कभी बहुत मुश्किल आ जाता है। मान लीजिए डायरी राइटिंग पर हमने काम किया था खूब और डायलॉग राइटिंग पे हमने बिल्कुल काम नहीं किया था। और डायरी राइटिंग पे जो उन्होंने हमको सब्जेक्ट दिया लिखने के लिए, वो बहुत डिफ़िकल्ट लगा हमको, और डायलॉग राइटिंग की हमने प्रैक्टिस नहीं की थी, तो हमारे मार्क्स 5 मार्क्स चले गए। ऐज़ ए एडवर्टाइज़मेंट नोटिस और पोस्टर, इसके ऊपर भी हम काम करेंगे, है ना? नोटिस राइटिंग पर तो थोड़ा बहुत काम हमने किया भी है पहले ही, डायरी राइटिंग पे भी काम कर चुके हैं। डायलॉग, एडवर्टाइज़मेंट और पोस्टर राइटिंग पर काम करना बाकी है अभी, है ना? फिर रिपोर्ट राइटिंग, ये इसके मार्क्स थोड़े ज़्यादा हैं सेक्शन नंबर डी से। रिपोर्ट राइटिंग में कुछ चीज़ें हमने लास्ट ईयर स्टैंडर्ड 9 में डिस्कस की थी, है ना? इस साल हमने इसके ऊपर अभी कुछ काम नहीं किया है। ईमेल राइटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए कि ऑप्शंस कितने हैं, 4 ऑप्शंस हैं। ईमेल, लेटर और ईमेल राइटिंग, फॉर्मल और इनफॉर्मल, है ना? तो ये असल में 4 ऑप्शन हुए। लेटर फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। ईमेल जो है फॉर्मल ही होता है। ईमेल राइटिंग जो है, इसको फॉर्मल ही माना जाता है। तो 4 नहीं, एक्चुअली 3 ऑप्शंस हुए हमारे पास। तो इसमें आपको, अगर आपने सिर्फ फॉर्मल लेटर की प्रैक्टिस की है, तो इसमें इनफॉर्मल आ सकता है। इनफॉर्मल की है तो फॉर्मल आ सकता है। आपको दोनों तरफ से तैयार रहना है ना? आपने सिर्फ लेटर की प्रैक्टिस की है, ईमेल की नहीं की है, वो भी मिस्टेक हो सकती है। एस्से स्टोरी राइटिंग में प्रॉम्प्ट्स मिलते हैं हमको कि ये आपके हिंट्स हैं, है ना? इन हिंट्स के ऊपर आपको स्टोरी को आगे बढ़ाना है। उसमें ये भी हो सकता है कि आपको डिफरेंट वर्ड्स मिलें, जैसे कि ये वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है, इसके ऊपर लिखिए, है ना? ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि स्टोरी की बिगिनिंग मिले, उसमें टॉपिक्स वगैरह का ध्यान रखना होगा आपको, है ना? अगर एस्से राइटिंग है तो आपको एक टॉपिक देना पड़ेगा, स्टोरी राइटिंग है तो आपको स्टोरी को एक नाम देना पड़ेगा। इस तरह की चीज़ों का, स्टोरी में कुछ मोरल होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेंगी। फिर ये नोट में उन्होंने रखा है एमसीक्यू का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और वीएसए का मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। अब आता है ये सैंपल पेपर आपका, है ना? जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको पैराग्राफ मिलेगा और उसके बाद फिर क्वेश्चंस मिलेंगे और क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे। अपने क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना है और देखना है कि इनमें से कौन-सा सही है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करने का एक बेहतरीन तरीका ये भी है कि आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर टेक्स्ट को पढ़िए। तो आपको थोड़ा बहुत टेक्स्ट का आइडिया यहाँ से मिल जाएगा, है ना? फिर जब आज जैसे आप टेक्स्ट पढ़ेंगे, आपको फौरन पता चल जाएगा कि हाँ, ये वाला स्टेटमेंट सही है और बाकी गलत है। चूज़ अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स सपोर्ट। आपकी वोकैब्युलरी थोड़ा-सा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वोकैब्युलरी के ऊपर ये ध्यान दे रहे हैं। क्वेश्चनेयर में आपको दिखता है कि वोकैब्युलरी पे पूछ रहे हैं। ठीक है? और ये जो पैसेज है, ये आपकी बुक से ही है। तो मतलब ये है कि बुक से ही आएगा। फिर एन फ्रैंक के इसको लिया है उन्होंने पैसेज को। इसके अंदर क्वेश्चंस हैं और अ, ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं इसके अंदर, ठीक है? फिर ब्लैंक्स में आपको दिखते हैं, यहाँ पे ब्लैंक में भरने के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं और पैराग्राफ में बीच में। तो आपको जब आंसर लिखना होगा, तो आंसर में आपको पूरा पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है ना? आपको, आप डालेंगे 6 और उसके आगे अपना आंसर लिख दीजिएगा। मान लीजिए कि द सन वाज़ नाउ अ, हुँ, ascending the sky blazing, है ना? his uh, mm, uh, blazing on his ledge, yes, on भूल गया था मैं, तो याद नहीं आ रहा था क्या आएगा। तो ये पैराग्राफ भी आपकी टेक्स्ट बुक से ही लिया गया है। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग चैप्टर जो है उसमें से लिया गया है ना? इस फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर है।
तो अभी तक तो आपकी बुक से ही आया है सब कुछ। इसके बाद आता है फिर जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं उनका। तो इसके अंदर अच्छा, एक चीज हमने जो अभी तक टच नहीं। कैन यू हियर मी स्टूडेंट्स? आई वाज डिस्कनेक्टेड फॉर अ व्हाइल। कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो मैं बात कर रहा था इन क्वेश्चंस की जो कि टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं। मैंने कहा था कि हम एक चीज है जिसको हमने अभी तक टच नहीं किया है और वो आपके ऊपर है। ओके, उसकी रीडिंग आपको करनी है, हम उसके ऊपर क्लास में बात कर सकते हैं। वो है आपकी सप्लीमेंट्री रीडिंग बुक जो है, ठीक है, उसके अंदर से भी क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि ये जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द लेसन द प्रपोजल, है ना। तो आपको उसकी भी प्रिपरेशन करनी है, उसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके। इसके अंदर 7 क्वेश्चंस हैं। मलिया फातिमा, यस, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? So, the chapter, the proposal is there in the textbook, first flight. Yes, sir. ओके ओके ओके, Yes, sir. ठीक है। पर आपको उसकी प्रिपरेशन करके रखनी है क्योंकि उसको ऐसा नहीं छोड़ नहीं दिया जाएगा, आपको उससे ही पूछा जाएगा, है ना। तो इसके अंदर आपको एक कंडीशन दिख रही है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 5 to 6 सेंटेंसेस। यहाँ पे मैं आपको हमेशा याद दिलाता रहा हूँ कि आपके आंसर नॉट लेस देन 5, नॉट मोर देन 6 सेंटेंस के होने चाहिए। अगर आप लिखते हैं तो फिर आपको एग्जाम के लिए शॉर्ट करना पड़ेगा, जो मुश्किल होगी, है ना। तो अभी से आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। अभी कुछ लोग नोटबुक्स लेकर आए थे स्कूल में, तो मैंने चेक करते वक्त भी कहा था कि आपके आंसर मुझे थोड़ा लंबे लग रहे हैं। तो इसका ध्यान रखिए कि ये जो लिमिटेशन है इससे पीछे ना रहें, इससे आगे ना जाए। ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें आप देखिए, डिस्क्राइब द नेटर एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। ये आपकी टेक्स्ट बुक का है ना। व्हाई डज मैडी स्टैंड बाय एंड नॉट डू एनीथिंग, हाउ इज शी डिफरेंट फ्रॉम पैगी। ये आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, तो आपको टेक्स्ट बुक से ही लेना है। एक क्वेश्चन है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द लेसन द प्रपोजल। ये आपके ऊपर जाता है ना। इसका आंसर कोई भी वेल डिफाइंड आंसर नहीं हो सकता। स्टूडेंट अपने अंदाज से इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन देख लीजिएगा कि हमारा डिस्कशन क्या हुआ था इसके ऊपर। फिर आता है पोएम का पार्ट, और इसमें से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। एक चीज आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चंस का नंबर जो है वो सेक्शन वाइज बदल नहीं रहा है ना। सेक्शन बी शुरू हुआ है तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 हो यहाँ पे। तो एग्जाम में आपको इसका ध्यान रखना है कि सेक्शन भले ही बदल जाए, क्वेश्चन नंबर का सीरियल जो है वो एज इट इज ही रहेगा। हाउ मेनी वॉइसेस आर देयर इन दिस लाइन, वो आपको इसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेंगे, है ना। हु डू यू थिंक आर द स्पीकर्स। ये अगर ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं तो हम उसके हिसाब से ही जाएंगे, है ना। सिलेक्ट द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच। मैंने आपको बताया था कि ये एक लाइन दी हुई होगी इसके अंदर, और उस लाइन के हिसाब से आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा वाला फिगर ऑफ स्पीच जो है यहाँ पर फिट बैठता है। 2 सेंटेंस इस तरह के हैं। फिर पोएम में से आपको 6 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको कोई 4 करने हैं। तो 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। ये भी एक अच्छी चीज है कि इंटरनल ऑप्शंस को रिमूव कर दिया गया है। इंटरनल ऑप्शंस का मतलब होता है कि क्वेश्चन नंबर 22 2 बार लिखा हुआ होगा, है ना। जैसे कि ऐसे लिखा होगा कि आपको 22 का ये वाला क्वेश्चन करना है ना। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होगा और यहाँ लिखा होगा और, ओके। और फिर उसके बाद आपको दूसरा भी क्वेश्चन 22 से ही होगा, 22 ही दिया होगा दोनों क्वेश्चंस के लिए। तो ये कहलाता है इंटरनल ऑप्शन। मतलब आपको जो सारे 6 क्वेश्चंस दिए उनमें से कोई भी छोड़ दें आप, ये ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपको इन दोनों में से ही किसी एक को चुनना है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल ऑप्शन। ये ओपन है, तो ये आसानी है आपके लिए कि ओपन ऑप्शन दिए हैं इस बार, है ना। आपको इंटरनल नहीं रखा है, तो आपको जो भी नहीं आता वो आप छोड़ सकते हैं। दैट्स अ गुड थिंग, है ना। ये पेपर को और इजी बनाने के लिए किया गया है असल में आपके।
फिर आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। मैंने आपको बताया था कि ये एक पैराग्राफ होगा, आपको पूरे पैराग्राफ के तौर पे लेना होगा इसको, और ये जो एरर है वो यहाँ लिखना होगा इसके अंदर। यहाँ पर आपको एरर लिखने होंगे कि क्या गलती है और उसमें क्या सही करना है, वो यहाँ पे करेक्शन लिखना होगा आपको। आपको ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, नंबर 28 डालिए, एरर लिखिए, करेक्शन लिखिए। एग्जाम में इसी तरह से करना होगा आपको। इसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा। फिर ये ब्लैंक्स क्या है, तो ब्लैंक में आपको ये कंजंक्शन में, आर्टिकल में, प्रीपोजिशन में ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये अच्छी चीज़ है ना। ऑप्शंस जहाँ पर भी मिल जाते हैं हमको तो बहुत आसानी हो जाती है उसके बाद, है ना। क्योंकि एक एक जो मार्क है आपको वो फ्री में मिलता है। अगर आपके 3 ऑप्शन सही हैं तो चौथा तो आपको फ्री में मिल जाता है। तो ये आसानी रहती है इसके लिए आपके साथ। तो मुझे नहीं लगता कि क्लास में किसी भी स्टूडेंट को, अभी जिस जो कंडीशन है आप लोगों की उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि क्लास में किसी भी स्टूडेंट को उन क्वेश्चंस को करने में प्रॉब्लम नहीं होगी जिसमें ऑप्शंस दिए हुए। फिर पैगी और मैडी की ये कन्वर्सेशन है। लुक पैग whispered मैडी, दैट्स द ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट इजंट ब्यूटीफुल। इसको हमको कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट स्पीच है ये, इसको इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना है। फिर डू एज डायरेक्टेड में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, इसको कन्वर्ट करना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, है ना। तो इस सेंटेंस का सही एक्सप्लेनेशन कौन सा वाला सेंटेंस कर रहा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ जो आया है वो हमको चुनना है ना। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बॉन्ड इन माय कंट्री एंड माय पीपल, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस, है ना। इस ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया गया है नीचे 4 सेंटेंसेस में। अगर आपने एक्टिव पैसिव को समझा होगा तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को भी समझना है और एक्टिव पैसिव को भी समझना है। तो ये 2 ग्रामर के पार्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिनको हम काम करना है ना। फिर क्वेश्चन टैग के ऊपर हमको काम करना है, ये लिखते जाइए अपने पास कि हमको क्वेश्चन टैग पर काम करना है, हमको एक्टिव पैसिव पे काम कर रहा है, हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे काम करना है। ये ग्रामर के पोर्शन हैं जिनके ऊपर हमको काम करना है। फिर wasn't there anything she could do, ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसका असर्टिव सेंटेंस क्या होगा, है ना। ये आपको करते करते आएगा, ये एक दिन में नहीं आने वाली चीज है। बाकी ये आपको ग्रामर से समझाया जा सकता है, क्वेश्चन टैग क्या होता है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव क्या होता है, ये ग्रामर समझाया जा सकता है आपको। लेकिन ये असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने वाला ये आपको करके देखना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस की चीज है। फिर असर्टिव सेंटेंस, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस उसको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है, मतलब उसकी नेगेटिविटी खत्म करके उसको उसमें कन्वर्ट कर देना है इंटरोगेटिव में। फिर द यंग सीगल वाज टू अफ्रेड टू फ्लाई, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस विदाउट टू, इसके अंदर वर्ड टू को हटाना है हमको, सॉरी ये जो टू है ये हटा दिया गया है, तो देखना है कि कौन सा वाला सेंटेंस अब सही बैठेगा इसके अंदर। तो ये ग्रामर का पार्ट जो है ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगी आपको इसको। एक्टिव पैसिव वॉइस तो आप करेंगे ही ऊपर, उसके अंदर से आपको ये भी समझ में आ जाएगा, हिज फर्स्ट फ्लाइट हैड बीन मेड बाय हिम, इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा। तो वो तो ग्रामर का ये पार्ट रहा। अभी इस पार्ट को हम छोड़ देते हैं, सेक्शन डी और ई को। इसके ऊपर जब हम काम करेंगे तो हम और देखेंगे इसको। ये जो क्वेश्चन पेपर है इंशाल्लाह इसको मैं आपके गूगल क्लासरूम पे अपडेट कर दूंगा। और दूसरी चीज ये कि अब इंशाल्लाह हम 11 तारीख से स्कूल ऑफलाइन शुरू कर रहे हैं। ऑनलाइन के लिए अब जो कंटेंट अवेलेबिलिटी है और क्लासेस हैं वो उस तरह से प्लान नहीं होंगे जिस तरह से पहले ये अभी प्लान हो रहे हैं। तो 11 तारीख से आप में से ज़्यादा स्टूडेंट को कोशिश करनी चाहिए कि वो स्कूल में आए। जिन लोगों का भी जो पेरेंट्स का अप्रूवल है वो हमारे पास कल तक नहीं आएगा, वो 11 तारीख को क्लास में नहीं बैठेंगे, ये अभी समझ लीजिए आप लोग। ओके, अगर आप में से कोई ये सोचता है कि मैं 11 तारीख को स्कूल आऊंगा और वो अप्रूवल लेकर आऊंगा, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। हमारे पास जगह नहीं होगी, हमारे पास बिठाने का इंतजाम नहीं होगा उसको।
तो हम 11 तारीख को आते ही आपको क्लास में एंट्री नहीं देंगे। ओके, इस चीज को अच्छी तरह समझ लीजिए। 9 तारीख तक मुझे आप लोगों के अगर आप लोग क्लास में आके बैठना चाहते हैं तो 9 तारीख तक मुझे वो चाहिए। अगर 9 तारीख तक देते हैं तो 11 तारीख को आपके क्लास में बैठने का हम इंतजाम करेंगे, उसके हिसाब से बेंचेस रखेंगे, सैनिटाइजेशन का इंतजाम होगा, और सब उसके हिसाब से होगा। तो अभी मुझे चाहिए 9 तारीख को आपका फिगर के कितने लोग आ रहे हैं पेरेंट्स के अप्रूवल के साथ। अभी तक एक ही स्टूडेंट का आया है ना, बाकी लोगों का आया नहीं है मेरे पास। तो आप लोग जल्दी कीजिए इस चीज को लेकर। बाकी ऑफ जो लोग नहीं आते हैं उनके लिए हम क्या मोड अपनाएंगे वो बाद में देखेंगे। अभी देखते हैं कि 11 तारीख से कौन कौन लोग आ रहे हैं, उसके हिसाब से हम प्रिपरेशन करेंगे। बाकी एक जो चीज हमारा डिस्कशन कल होना था जो रह गया, उसको हम इंशाल्लाह क्लासरूम में लेंगे, है ना। क्लासरूम में उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। 1 to 1 जब हमारे प्रेजेंस होगी तो उसमें ज़्यादा समझ में आएगा हमको। और एक वीडियो जो कल का रह गया वो मेरे ऊपर है, वो इंशाल्लाह बनाकर मैं अपलोड करूंगा, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह समझाऊंगा चैप्टर नंबर 10 के। तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही। सेक्शन नंबर डी और सेक्शन ई पर इंशाल्लाह हम बाद में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर भी कि आपको प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। ग्रामर पर इंशाल्लाह हम कल से शुरुआत करते हैं। Okay, thank you very much everyone for joining. If you have any questions, you can ask. Others may leave with salam. Assalamualaikum. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum. Walaikum assalam wa rahmatullahi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Walaikum assalam.